यानंतर महाराष्ट्राचे लाडके मुख्यमंत्री सन्माननीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेब अर्थातच महाराष्ट्राचे लाडके देवाभाऊ आपल्या समोर येत आहेत। एकदा जोरदार टाळ्यांच्या गजरामध्ये देवाभाऊंचं स्वागत या मँचेस्टर सिटीमध्ये करायचं आहे। भारत माता की, छत्रपती शिवाजी महाराज की, धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज की, जय भवानी, जय भवानी, जय 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 भवानी। हिंदवी स्वराज्याचे सरसंस्थापक छत्रपती शिवरायांना मानाचा मुजरा करतो। भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना मानवंदना अर्पित करतो। आजच्या या अतिशय सुंदर कार्यक्रमामध्ये आपल्यामध्ये उपस्थित असलेले भारताचे कणखर आणि कर्मठ गृहमंत्री आणि देशाचे पहिले सहकारिता मंत्री आपल्या सर्वांचे प्रेरणास्त्रोत माननीय अमितभाई शहा, त्यासोबत विशेष रूपाने आपल्या सगळ्यांना आशीर्वाद देण्याकरता या मंचावर उपस्थित असलेले आदरणीय दादा, आदरणीय कलाप्पा अण्णा आवाडे, मंचावर उपस्थित राज्याचे लोकप्रिय उपमुख्यमंत्री माननीय एकनाथराव शिंदेजी, रवींद्र चव्हाणजी, चंद्रकांत दादा पाटीलजी, आशिष शेलारजी, प्रकाश आंबेडकरजी, हसन मुश्रीफजी, जयकुमार गोरेजी, संजय सावकारेजी, धनंजय महाडिकजी, आपले लोकप्रिय खासदार धैर्यशील मानेजी, लोकप्रिय आमदार राहुल आवाडेजी, प्रकाश अण्णा आवाडे, माधुरीताई मिसाळ, त्याचप्रमाणे महापौर उदय दतुंडे, या ठिकाणी उपस्थित अशोकराव माने, त्याचप्रमाणे निरंजन डावखरे, अभिमन्यू पवार, राजेंद्र पाटील येड्रावकर, संजयजी मंडलिक, भाजपचे ज्येष्ठ नेते सुरेशराव हळवणकर, स्वप्नील आवाडे, शिवाजीराव पाटील, त्याचप्रमाणे मंचावर उपस्थित राजवर्धन नाईक निंबाळकर, रवींद्र माने, संजय पाटील येड्रावकर, रामकृष्ण बेताळ, मंचावरील सर्व मान्यवर आणि या ठिकाणी उपस्थित सर्व माझ्या भगिनी आणि बंधूंनो, आज अतिशय आनंदाची गोष्ट आहे की माननीय देशाचे गृहमंत्री आणि सहकारिता मंत्री अमितभाई शहा हे आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत। मी अमितभाईंना सांगू इच्छितो कि इचलकरंजी के जो शासक थे श्रीमंत नारायणराव बाबा साहेब घोरपड़े जी, इन्होंने 1913 में इस इलाके में ग्रामीण कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी की शुरुआत की। विठलराव दातार जी ने 1904 में इचलकरंजी में पहला पावरलूम शुरू किया और श्रीमंत नारायणराव ने उनकी मदद की। उनके प्रोत्साहन से इचलकरंजी को कोऑपरेटिव और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ी तेजी मिली और आज हम सभी लोग इस इचलकरंजी को महाराष्ट्र की कपड़ा नगरी के रूप में यहाँ पर जानते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में यहाँ पर हम इचलकरंजी को जानते हैं और मुझे इस बात की खुशी है कि ये जो एक बहुत बड़ी पीढ़ी थी, दत्ताजीराव कदम, बाबासाहेब कुलकर्णी, बाबासाहेब खंजिरे, अनंतराव भिड़े, सुदाम काका, राजाभाऊ दातार, ऐसे सारे लोग जिन्होंने यहाँ पर इन सारे उद्योगों की नींव रखी, उनके साथ जिन्होंने इस इतिहास को देखा है, ऐसे एक ही व्यक्ति आज हमको दिखाई पड़ते हैं और वो है हमारे दादा कलाप्पा अण्णा आवाडे। आज हम इनको सहकार क्षेत्र के भीष्म पितामह कह सकते हैं। इस प्रकार का कार्य उन्होंने
किया है। और केवल इन्होंने नहीं, तो साथ साथ आज आई साहब यहाँ पर नहीं है, इंदुमती आवाड़े, उन्होंने हमारे देश की पहली महिला सहकारी सुदगिरणी यहाँ पर स्थापित की और उसमें उन्होंने बहुत महत्व की भूमिका निभाई। और मुझे इस बात की खुशी है कि आज सहकार क्षेत्र के भीष्म पितामह का सत्कार भारत के पहले सहकारिता मंत्री अमित भाई शाह जी के हाथों से हुआ है। मैं केवल आदरणीय अमित भाई से एक ही वादा चाहूंगा, और वो वादा ये है कि 2031 में जब दादा 100 साल पूरा करेंगे तो उनका सत्कार करने के लिए आप वापस यहां पर आए। इतना ही एक वादा मैं आपसे चाहता हूं। आज खरं म्हणजे आपण सगळे लोक माननीय अमित भाईंना ऐकायला आलो। सहकाराच्या क्षेत्राला नवीन दिशा देण्याचं काम अमित भाईंनी केलं। या देशामध्ये सहकाराचं महत्त्व ओळखून भारताचे प्रधानमंत्री माननीय आपले नरेंद्र मोदीजी यांनी देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदा सहकार मंत्रालय तयार केलं आणि त्या मंत्रालयाची जबाबदारी माननीय अमित भाईंना दिली। आणि जे साखर क्षेत्रात काम करतायत, जे शुगर इंडस्ट्री चालवतायत, ते लोक ही गोष्ट निश्चितपणे कबूल करतील। गेल्या 10 वर्षामध्ये जागतिक व्यवस्थेमुळे आणि जागतिक बाजारपेठेमुळे आमच्या साखर उद्योगावर लागोपाठ संकट आली, पण या प्रत्येक संकटामध्ये माननीय अमित भाई, माननीय मोदीजींच्या नेतृत्वात आपल्या सहकार क्षेत्राच्या आणि साखर उद्योगाच्या पाठीशी उभे होते आणि म्हणून आज आपला उद्योग या ठिकाणी टिकलाय। मग या ठिकाणी MSPचं ऑपरेशन असो, या ठिकाणी सॉफ्ट लोन असो, या ठिकाणी 10,000 कोटी रुपयाचा इन्कम टॅक्स रद्द करणं असो, या ठिकाणी इथेनॉलचं ब्लेंडिंग असो, या ठिकाणी CBG असो, वेगवेगळ्या पद्धतीनं सहकारी कारखान्यांना कशा पद्धतीनं मदत करता येईल याचे अनेक उपाय हे माननीय अमित भाईंनी तयार केले। आणि एवढंच नाही तर सहकाराच्या क्षेत्रामध्ये आपल्या प्राथमिक कार्यकारी ज्या सोसायट्या आहेत याही मजबूत करून गावामध्ये सहकार रुजला पाहिजे, याकरता 17 प्रकारचे उद्योग हे आपल्या या पॅक्सला देण्याचं काम हे माननीय मोदीजींनी केलं। आज सहकाराचं क्षेत्र हे इतक्या उद्योगांकरता खुलं झालंय आणि हे करत असताना NCDCच्या माध्यमातून हजारो कोटी रुपयाचं कर्ज हे देखील सहकाराच्या क्षेत्रामध्ये उद्योग उभे राहावेत आणि लोकांच्या हाताला काम मिळावं याकरता माननीय अमित भाईंनी या ठिकाणी दिले। आणि या सहकार क्षेत्राकरता अमित भाईंनी ज्या योजना तयार केल्यात, आत्मनिर्भर भारताकरता आत्मनिर्भर सहकार क्षेत्र अशा पद्धतीनं आज या सगळ्या योजना तयार होत आहेत, ज्यातनं देशाचंही भलं होणार आहे, शेतकऱ्यांचंही भलं होणार आहे आणि उद्योगाचंही भलं होणार आहे। अशा पद्धतीचं कार्य अमित भाईंच्या माध्यमातून चाललेलं आहे आणि म्हणून मी त्यांचे अतिशय मनपूर्वक आभार मानतो। आणि विशेषतः आज या ठिकाणी मी आलो असताना माननीय खासदार साहेब आणि माननीय आमदार साहेबांनी एक महत्वाची अपेक्षा ही या ठिकाणी व्यक्त केलेली आहे। कारण मागच्या वेळेस मी आलो त्यावेळेस यांनी मला इथल्या पाणी पुरवठा योजनेची घोषणा करायला लावली। घोषणा तर मी करून टाकली। मी आणि शिंदे साहेब चिंता करत नाही, आम्ही पैशाची चिंता करत नाही, कशाचीच नाही, घोषणा करतो। पण प्रश्न आला पाणी द्यायचं कुठनं। यांना म्हटलं तुम्हीच सांगा बाबा द्यायचं कुठनं। पण मला अतिशय आनंद आहे, रविवारी आमदार साहेब आणि खासदार साहेब हे माझ्याकडे आले
आणि त्यांनी माझ्यासमोर एक प्रेझेंटेशन केलं. कोणाचाही वाद होणार नाही, कोणाचंही पाणी पळवणार नाही, कोणीही मध्ये येणार नाही, अशी एक नवीन योजना त्यांनी शोधून काढली. शिरोळ तालुक्यातील जुने दानवाड या ठिकाणी ही योजना आता आपण तयार करणार आहोत. आणि म्हणून आजच शिंदे साहेब आणि मी या ठिकाणी आम्ही घोषणा करतो की आपल्या इचलकरंजी शहराकरता पिण्याच्या पाण्याकरता 2051 सालापर्यंत इचलकरंजीला जेवढं पाणी लागेल तेवढं पाणी शिरोळ तालुक्यातील जुने दानवाड इथल्या योजनेतनं देण्यात येईल. आणि त्याकरता जेवढा निधी लागेल तो सगळा निधी राज्याचं सरकार या ठिकाणी देईल, हा विश्वास देखील मी आपल्याला देतो. दुसरा विषय जो आपण मागच्या काळात ठरवला होता तो म्हणजे आमच्या इचलकरंजीच्या पॉवरलूमला जर आपल्याला स्वस्त वीज द्यायची असेल तर या ठिकाणी सोलरच्या माध्यमातून आपल्याला ही वीज देता येईल. माननीय मोदीजींनी सोलरच्या संदर्भात खूप मोठं काम केलं आहे. जवळपास 350 मेगावॅट वीज ही आपल्याकडे या ठिकाणी लागते आणि म्हणून याही संदर्भात आम्ही हा निर्णय केला आहे की वेगवेगळे सोलर पार्क्स तयार करून आपल्या इचलकरंजीच्या पॉवरलूम करता या ठिकाणी आम्ही ही वीज देणार आहोत, जेणेकरून एकदा जर ही वीज आली तर पुढचे 25-30 वर्ष स्वच्छ वीज देखील मिळेल आणि विजेचे भाव कधीच वाढणार नाहीत. त्यामुळे आमच्या पॉवरलूम समोर जो सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न असतो तो प्रश्न देखील आपल्याला सोडवता येईल. आज मी एवढंच सांगतो की खऱ्या अर्थानं आपले अमितभाई या ठिकाणी आले आहेत, त्यांना ऐकण्याकरता आपण सगळे या ठिकाणी आहोत. आम्ही तर सातत्याने आपल्यामध्ये येत असतो, पण एवढंच सांगतो ज्या प्रकारचं प्रेम आणि ज्या प्रकारचा विश्वास वारंवार इचलकरंजी शहराने महायुतीवर दाखवला आहे तेवढ्याच भक्कमपणे आम्ही देखील शहराच्या पाठीशी उभं राहू, हा विश्वास आपल्याला देतो. आणि माझं बोलणं संपवतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद फडणवीस साहेब. यानंतर आपल्या समोर येत आहेत देशाचे कणखर गृहमंत्री माननीय अमितजी शहा साहेब. मेरे साथ बोलिए, भारत माता की. अरे भाई ऐसी आवाज नहीं चलेगी. आज 95 साल के एक पुरुषार्थी जीवन का सम्मान किया है. दादा अवाड़े के सम्मान में सभी लोग दोनों हाथ उठाइए, जरा उठाइए दोनों हाथ और प्रचंड आवाज से मुट्ठी भींचकर भारत माता का जयकारा लगाएंगे. बोलिए भारत माता की जय श्री राम. और एक बार शिवाजी महाराज का भी जयकारा लगाएंगे. मेरे साथ बोलिए, जय 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 शिवाजी, जय 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 भवानी. आज के इस कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित महाराष्ट्र शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी, श्रीमान एकनाथ शिंदे जी, महाराष्ट्र शासन के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री, जरा जोर से ताली बजाना. आज जिनके सम्मान के लिए हम यहाँ आए, दादा अवाड़े जी के लिए जोर से ताली बजाना जरा.
मेरे साथ मंच पर उपस्थित रविंद्र चौहान जी, अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र, चंद्रकांत दादा पाटिल जी, आशीष सेलार जी, प्रकाश अबितकर जी, श्री हसन मुशरिफ जी, जय कुमार गोरे जी, संजय सावकारे जी, शिवेंद्र राजे भोंसले जी, श्री धनंजय महाडिक जी, धैर्यशील माने जी, कलपन्ना दादा के पूरा परिवार और आज इस कार्यक्रम में आए हुए इचल करण जी के सभी मेरे भाइयों बहनों को मेरा राम राम प्रणाम। भाइयों बहनों, आज मैं यहां आया हूं तब छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फूले, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, महारानी ताराबाई और बाबा साहेब आंबेडकर, इस सभी महानुभावों को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। मैं जब यहां आया हूं तब श्रीमान नारायण राव घोरपड़े जी को भी प्रणाम करता हूं, क्योंकि इचल करण जी का आज का जो स्वरूप है, आज का जो वैभव है, विकास है, इसकी नींव श्रीमंत नारायण राव घोरपड़े जी के समय में डालने का काम हुआ था। मित्रों, जब मैं आया हूं तब अभी अभी एक भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में बड़ी घटना हुई। हमारे नेता और लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के सर्वाधिक लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड तोड़ने का काम किया। लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल के इतिहास में मोदी जी सर्वाधिक 12 साल से ज्यादा समय रहने का रिकॉर्ड बनाए हैं। और मित्रों, ये 12 साल जब भी आजाद भारत का इतिहास लिखा जाएगा, कई बड़ी बड़ी घटनाओं के नाम से अमर हो जाएंगे। मैं आज यहां खड़ा हूं तब 12 साल पीछे मुड़कर देखता हूं, एक ऐसी सरकार थी जो देश में लगातार बम धमाके और हमले होते थे, मगर देश के प्रधानमंत्री के मुंह पर 20 मन का ताला लगा हुआ था, वो एक शब्द भी नहीं बोलते थे। वहां से निकलकर मोदी जी आए, भाजपा सरकार बनी, उरी पर हमला हुआ, पुलवामा में हमला हुआ, पहलगांव में हमला हुआ, कहीं सर्जिकल स्ट्राइक, कहीं एयर स्ट्राइक, और अंत में ऑपरेशन सिंदूर कर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवाद को जवाब देने का काम किया। पूरी दुनिया के सामने भारत ने अपनी जनता और अपनी सीमाओं की रक्षा का एक संकल्प हिमालय से भी ऊंचा कर कर दिखाने का काम किया है। मोदी जी के समय में ही सेनाओं का आधुनिकीकरण हुआ। एक जमाना था जब एक गोली भी बनती नहीं थी, आज मिसाइल्स बनाकर हम पूरे विश्व के सामने आत्मनिर्भर भारत के रूप में खड़े हैं। मोदी जी के समय में ही कश्मीर से आतंकवाद पर संपूर्ण प्रभुत्व हमारी सुरक्षा एजेंसियों का आया,
नॉर्थ ईस्ट शांत हुआ और देखते 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 5 दशक पुराना नक्सलवाद आज भूतकाल बनकर रह गया है। देश नक्सलवाद मुक्त बन गया है। उनके समय में ही लद्दाख से लक्षद्वीप से पूर्वोत्तर से पंजाब तक शांति प्रस्तापित हुई। किसान से लेकर विज्ञान तक अनुसंधान का दौर चला। सेल्फ हेल्प ग्रुप से लेकर गांव की महिलाओं की समिति से लेकर स्टार्टअप तक के दायरे को आगे बढ़ाने का काम हुआ। और मोदी जी एकमात्र प्रधानमंत्री है जिन्होंने सहकारिता की भी चिंता की और स्पेस में भी सिद्धि प्राप्त करने का काम किया। एक किसान, एक पशुपालक, इसकी चिंता उन्होंने सहकारिता के माध्यम से करी। और स्पेस पे जो हम पिछड़े हुए थे, चंद्रयान को चंद्र के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचाकर भारत का तिरंगा चंद्र पर फहराने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने कहा। उनके समय में ही बरसों से अटकी हुई, गले की फांस बनी हुई धारा 370 समाप्त हुई। उनके ही समय में ही अयोध्या में आसमान छूने वाला राम का मंदिर बनाने का काम भी हुआ। औरंगजेब ने तोड़ा हुआ बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर फिर से बना, महाकाल का लोक बना और सोमनाथ का मंदिर भी स्वर्ण का बनने का काम हुआ है। उन्होंने विश्व में भारत की आवाज को सुनना पड़ेगा ये प्रस्तापित करने का काम किया। आज इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में 13,000 फीट पर सेला सुरंग, 10,000 फीट पर अटल सुरंग, सबसे लंबा अटल सेतु मुंबई में और असम में लोहित नदी पर भूपेन हजारिका सेतु, ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अजूबा बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश में 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेस, 700 किलोमीटर लंबा बुंदेलखंड और पूर्वांचल एक्सप्रेस बनाने का काम भी नरेंद्र मोदी जी के समय में हुआ। मुंबई कोस्टल रोड, बुलेट ट्रेन और ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट और वाधवान का बहुत बड़ा पोर्ट बनाने का काम भी उनके ही समय में हुआ। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं तब आज महाराष्ट्र के इस क्षेत्र में आया हूं जिन्होंने देश को मीठा रखने का काम किया है। अगर एक कोल्हापुर और पश्चिम महाराष्ट्र की शुगर मिले न होना तो पूरा देश मीठा नहीं खा सकता। पूरा देश मीठा खा सकता है, इसका कारण आपके यहां के शुगर का उत्पादन है। नरेंद्र मोदी जी ने अपने समय में सहकारी चीनी मिलों के लिए ढेर सारे काम किए। देवेंद्र जी ने उसको हरीडली गिनाया, मगर मैं पूरा हिसाब किताब देकर जाऊंगा और पूछूंगा कि जो सहकारी क्षेत्र के सबसे बड़े लोग यहां से गए उन्होंने अब तक क्या किया, ये कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, इसका जवाब कांग्रेस पार्टी ने देना पड़ेगा।
2016 से देश के गन्ना किसान एक मांग कर रहे थे कि गन्ना फैक्ट्री से, शुगर फैक्ट्री से जो मुनाफा आता है उस पर टैक्स न लगे। कोई नहीं करता था, मगर नरेंद्र मोदी जी ने एक ही झटके में 46,000 करोड़ रुपए के इनकम टैक्स को माफ कर कर गन्ना मिलों को नया आयुष्य दिया है। जब कोरोना के बाद सभी गन्ना मिलें आर्थिक संकट में थी, मोदी जी ने निर्णय किया 10,000 करोड़ से ज्यादा ऋण सिर्फ महाराष्ट्र की गन्ना मिलों के लिए एनसीडीसी से दिया। जब मोदी जी आए उसके पहले इथेनॉल ब्लेंडिंग 1.5% था, 1.5%। परसों ही निर्णय हुआ है, अब इसको 30% तक ब्लेंडिंग ले जाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मल्टीफीड संयंत्र बनाए, इथेनॉल पर से जीएसटी 28 से घटाकर 5% किया और इंडियन पोटास लिमिटेड ने बंद पड़ी हुई शुगर मिलों को भी चालू करने का काम किया। मित्रों, हम महाराष्ट्र में जितनी भी सहकारी मिलें हैं, कोऑपरेटिव सहकारी मिलें, उसमें से कुछ मिलें ऐसी हैं जो इथेनॉल का कारखाना नहीं डाल सकती, सीबीजी नहीं बना सकती, इसके आगे के केमिकल प्रोसेस कर कर साइट्रिक एसिड का निर्माण नहीं कर सकते हैं। हम यही पश्चिम महाराष्ट्र में कोल्हापुर जिले में ही एक कोऑपरेटिव संयंत्र भारत सरकार लगाने जा रही है 1500 करोड़ रुपए से, जो सभी चीनी मिलों के ये सारे प्रोडक्ट बनाकर इसका मुनाफा वापिस चीनी मिलों में भेजेंगे। और मैं देवेंद्र जी को कहना चाहता हूं, हमारी दरखास्त जैसे ही देवेंद्र जी के पास पहुंची, एक ही फोन कॉल में, अभी तो फोन रखकर मैं एक मीटिंग कर कर वापिस आया, देवेंद्र जी की स्वीकृति मिल गई और 3 महीने के अंदर ही ये संयंत्र कोल्हापुर में लगने जा रहा है। इसी तरह से नेशनल हेवी इंजीनियरिंग कोऑपरेटिव पुणे और 1500 करोड़ लगाकर इस संयंत्र को हम फिर से चालू करेंगे, जो देश भर की और दुनिया भर में शुगर मिल सप्लाई करने का काम करेगा, डेयरी के संयंत्र बनाएगा, इथेनॉल के संयंत्र बनाएगा, साइट्रिक एसिड और गोबर से या सीरे से सीबीजी गैस बनाने का संयंत्र भी वहीं बना जाएगा और ये संयंत्र बनाने का पूरा मुनाफा भी महाराष्ट्र की शुगर मिलों में वापस भेजा जाएगा। महाराष्ट्र की शुगर मिलों में ये 2 संयंत्र आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की कोऑपरेटिव इंडस्ट्री को बहुत बड़ी ताकत देने वाले हैं। भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी ने कभी किसानों की चिंता नहीं की। 10 साल तक वो आए, आज भी राहुल बाबा का भाषण सुनोगे, हमने किसानों का ऋण माफ किया था। अरे राहुल बाबा, जरा देश के किसानों को बताओ 10 साल में आपने कितना ऋण माफ किया था? सिर्फ 60,000 करोड़ रुपया। इकल करेंसी वालों जरा रिपीट करिए, कितना किया था ऋण माफ? 60,000 करोड़। जोर से बोलिए, कितना किया था? नरेंद्र मोदी जी ने ये 12 साल में
इन्होंने 10 साल में 60,000 करोड़ का ऋण माफ किया। मोदी जी ने ये 12 साल में 22 किस्तों के माध्यम से 4,28,000 करोड़ रुपया किसान के बैंक अकाउंट में डाला है। हर साल 6,000 रुपया मोदी जी डालते। एक और कांग्रेस ने 12 साल में 10 साल में 60,000 करोड़ रुपया माफ किया। और दूसरी ओर नरेंद्र मोदी जी ने 12 साल में 4,28,000 करोड़ रुपया किसान को सीधा बैंक अकाउंट में जमा किया, चाहे ऋण लिया हो चाहे न लिया हो। और भाइयों बहनों, मोदी जी ने डेयरी मंत्रालय और कोऑपरेटिव मंत्रालय बनाकर इस देश के ग्रामीण विकास में सहकारिता की भूमिका को फिर से एक बार मजबूती के साथ रखने का काम किया है। और मित्रों, देवेंद्र जी ने अभी कल करंची की सभी बातें समाप्त कर दी है। मेरा आपसे इतना ही कहना है कि सरकार ऐसी चुनिए जो आपकी चिंता करे, आपके विकास के लिए 5 साल तक मेहनत करती रहे। और इकल करंची तो ऐसी जगह है जहां विधायक हो, सांसद हो, कॉरपोरेशन हो, सबका सब आपने कृपा कर एनडीए को दे दिया है। इकल करंची वालों का तो महाराष्ट्र सरकार और भारत सरकार दोनों पर अधिकार है। मित्रों, मोदी जी के ये 12 साल एक शुरुआत है। आने वाले दिनों में अनेक सालों तक भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का शासन रहने वाला है। और मोदी जी ने जो कल्पना की है 2047 में पूर्ण विकसित भारत बनाने की संकल्पना, ये भारतीय जनता पार्टी ही पूरी करने वाली है। मैं आज फिर से दादा अवाड़े ने जो इतने लंबे समय तक सहकारिता क्षेत्र की सेवा कर एक मजबूत उदाहरण पूरे देश में प्रस्तुत किया है, उसको 2 हाथ जोड़कर सम्मान से प्रणाम करना चाहता हूं। और देवेंद्र जी ने कहा कि आप जरूर आइएंगे शताब्दी में। देवेंद्र जी, वादे की जरूरत नहीं है। इतने सारे लोगों के सामने मैं कह देता हूं कि दादा की शताब्दी में मैं जरूर आऊंगा जब उनके 100 साल होंगे। फिर से एक बार इकल करंची वालों का बहुत बहुत मनपूर्वक धन्यवाद। आज यहां पर एक छोटा सा कार्यक्रम था, सहकारी बैंक के मुख्यालय का उद्घाटन और साकार कारखाने का दादा के नाम से एक नए सिरे से शुरुआत। इसमें आप इतनी बड़ी संख्या में आए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।